तो आज हम लोग ऑटोमेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो इंट्रोडक्शन है उसका लास्ट लेक्चर होगा। और इसमें हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म्स देखेंगे। जैसे ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म बोलते हैं जब अगर हम लोग कोई किसी तरह की क्लाउड सर्विस है, उस क्लाउड सर्विस को अगर हम लोग प्रोविजन कर रहे होते हैं। ये सब टर्म है जो आगे यूज में आएंगे। सर्विस की प्रोविजनिंग करना, आ, तो ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, तो ये सब चीज़ें आएंगी। ऑटोमेशन, तो इसमें क्या होता है ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म में क्लाउड सर्विसेज को डिप्लॉय करने या प्रोविजन करने में हम लोग को क्या मिलता है, एक वेब इंटरफेस मिलता है। वेब इंटरफेस, वेब इंटरफेस के थ्रू हम लोग को क्या मिलेगा, डैशबोर्ड मिलेगा। तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक डेमो देखेंगे। AWS पे या एज्योर पे किसी पे भी एक डैशबोर्ड वगैरह मैं दिखाऊंगा सबको। तो इसमें क्या होगा कि एक डैशबोर्ड मिलेगा जहां से हम लोग कुछ भी, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है या कोई डेस्कटॉप लगाना है या कोई सर्वर डिप्लॉय करना है, तो हम लोग थ्रू दैट वेब इंटरफेस हम लोग उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। और ऑटोमेशन होता है फॉर फास्ट सर्विसेज एंड फास्ट डिलीवरी। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटेड होती हैं ऑलरेडी। तो इसको हम लोग अभी आगे डिटेल में देखेंगे। अभी ये बस टर्म है ये सब, और ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब हम लोग कुछ और टर्म के बारे में जानेंगे। अब नेक्स्ट टर्म है अपना वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं इसको। दोनों अलग चीज़ें हैं। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग क्या होता है कि अगर आपका कोई भी इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ से आपको अटैक हो सकता है, कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं या सिक्योरिटी होल्स हैं जहाँ से अटैकर आपके सिस्टम में या इंफ्रा में या सर्वर में या एप्लीकेशन में अटैक कर सकते हैं, घुस सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वल्नरेबिलिटी स्कैन करते हैं। उसके थ्रू हम लोग पता करते हैं कि कहाँ कहाँ पे मेरा वीक है, जहाँ से हम लोग मतलब अटैक हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग वैसा ऑब्जेक्ट देखते हैं, फाइंड करते हैं जो कि एक्सप्लॉइट हो सकता है, या जिसको हम लोग पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट बोलेंगे, जहाँ से हम लोग को अटैक हो सकता है। तो जो भी मेरा नॉन एक्सप्लॉइट होगा, या ये सब टर्म हम लोग आगे देखेंगे, इसको हम लोग फाइंड करेंगे और इसको रेमेडिएट करेंगे। कि अगर कोई कमजोरी है, जैसे कि अगर एग्जांपल है रियल लाइफ, तो जैसे आपका कोई घर है, एक घर बना लेते हैं। आपका घर है, तो घर है तो आपका एक डोर होगा, एक विंडो होगा, वेंटिलेटर भी मान लेते हैं। तो अब अगर कोई चोर आता है चोरी करने, तो वो कहाँ से घुस सकता है, आपके डोर से घुस सकता है, या आपके विंडो से घुस सकता है, या वेंटिलेटर से भी घुस सकता है अगर बहुत बड़ा स्पेस है तो ये आपका 3 डोर हो गया जहां से आपके घर में चोर घुस के चोरी कर सकता है। तो आपके यहाँ पे 3 वल्नरेबल पॉइंट्स हो गए जहां से आप अटैकर्स घुस सकते हैं। तो यहाँ पे आप डोर में अब क्या करेंगे, आप लॉक करके रखेंगे इसको, इसमें ताला लगाएंगे। उसके बाद वेंटिलेटर में भी आप मतलब ग्रिल एंड ऑल जो भी होता है इसकी सिक्योरिटी के लिए आप यहाँ पे हेवी देंगे। विंडोज आप बंद करके रखेंगे या ऐसा कुछ रखेंगे जहां से कोई अंदर घुस नहीं सके। तो इसको रेमेडिएट, इस ये जो आपने किया है दैट इज कॉल्ड रेमेडिएशन। तो इसी तरह कुछ यहाँ पे भी होगा इन आईटी वर्ल्ड, इन डिजिटल वर्ल्ड। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग देखते हैं हम लोग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम लोग एक तरह से, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से एक प्रोसेस होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसमें हम लोग जो भी मेरा इन्वायरमेंट है वहाँ पे वल्नरेबिलिटी टेस्ट करते हैं। जैसे अगर इफ दिस इज अ वल्नरेबिलिटी, तो हम लोग यहाँ पे एक तरह से अटैक करेंगे। अटैक करके चेक करेंगे कि भाई यहाँ से एक्सप्लॉइट हो सकता है कि नहीं। ठीक है, जैसे अगर इसका एग्जांपल लें तो भाई कोई हम लोग एक चोर लेंगे टेस्टिंग के लिए, या खुद बन जाओ चोर और खुद देखो कि तुम डोर खोल सकते हो कि नहीं, रात के टाइम में या कभी भी दिन के टाइम में।
कुछ गायब हो सकता है कि नहीं तुम्हारे घर से। तो ये इसी तरह का प्रोसेस है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। हम लोग इन्वायरमेंट में खुद से अटैक करके देखते हैं या किसी थर्ड पार्टी कंपनी से करवाते हैं अटैक, और देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से कमजोरी है मेरे नेटवर्क में जहाँ से अटैक हो सकता है या मेरे इन्वायरमेंट में। तो इसको हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हो गया अपना लोड टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग क्या होगी? लोड टेस्टिंग जैसे आपने कोई लोड टेस्टिंग का एक छोटा सा एग्जांपल, कि जैसे आपने मान लीजिए कि 1 Mbps का या 10 Mbps का इंटरनेट लिया, तो अब 10 Mbps का लोड आप डाल के देखिए अपने सिस्टम पे, अपने नेटवर्क पे। आप वीडियो चलाइए 3 4 अलग अलग, मतलब इतना कि भाई 10 Mbps आपका कंज्यूम हो, उसके बाद भी आपको कितना स्पीड मिल रहा है या कोई लेटेंसी आ रही कि नहीं। तो ये हो गया इंटरनेट के टर्म में। सर्वर की बात करें तो सर्वर के टर्म में कि भाई अगर कोई सर्वर कॉन्फ़िगर है टू प्रोवाइड एनी सर्विस, तो उसमें हम लोग अब जैसे अगर उसमें कॉन्फ़िगर है कि इतने नंबर ऑफ यूजर्स उस पे लॉग इन कर सकते हैं, तो उस पे हम लोग लोड टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इतने नंबर ऑफ यूजर से लॉग इन कराएंगे, मतलब रियली और विथ एनी अदर एप्लीकेशन। हम लोग उस पे लोड डाल के देखेंगे भाई अगर मेरे 5,000 यूजर आ जाएं एक बार में, तो कहीं वो सर्विसेज मेरी स्टॉप तो नहीं हो जाएंगी। या बहुत तरीका होता है लोड टेस्टिंग का। तो ये हम लोग इसलिए करते हैं कि अब ड्यूरिंग हैवी प्रोडक्शन, अब कोई सर्वर है जो कि आपका प्रोडक्शन में लगा हुआ है। अब कोई तो ऐसा टाइम होगा जब ये सर्वर बहुत ज्यादा हेवली यूज हो रहा होगा। कोई किसी भी ऑफिस का एक पीक आवर होता है कि उसका यूजेज उस टाइम पे इस तरह का ग्राफ होगा कि उस टाइम पे उसका सबसे ज्यादा, जैसे अगर 9 बजे ऑफिस खुलता है तो 10 AM का टाइम ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा हेवी यूज हो रहा होगा। फिर जैसे जैसे शाम होगा इसका यूज कम होगा। तो इस टाइम पे कोई भी सर्विसेज है आपकी वो सबसे ज्यादा हेवी लोडेड है। तो उस टाइम पे ये सर्वर ऐसा नहीं हो कि बैठ जाए, उस टाइम पे भी ये सर्वर काम करना चाहिए। तो इसको हम लोग इसलिए लोड टेस्टिंग करते हैं प्रोडक्शन में लाने से पहले भी, किसी भी चीज को। अ, अगर वो क्लाउड कंप्यूटिंग है तब भी और क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है तब भी। ये एक जनरल कंसेप्ट है, जनरल टर्म है जो आगे हम लोग यूज करेंगे। इसलिए अभी और भी कुछ कुछ टर्म से देखते हैं उसको। अब हम लोग देखेंगे कि भाई मेरा जो सर्विसेज जहाँ से मिलती हैं क्लाउड की, वो एक्चुअल में होता तो डेटा सेंटर ही है कहीं ना कहीं पे। तो उसमें हम लोग आज इसमें देखेंगे रीजन्स क्या होते हैं, और अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ये भी जब हम लोग डिप्लॉय करेंगे या आगे पढ़ेंगे तो ये सब टर्म्स बहुत काम आएंगे। रीजन क्या होता है, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये पूरा वर्ल्ड है, तो रीजन में क्या होगा कि वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे एक रीजन होंगे कि भाई आपको किस रीजन में अपना जो भी सर्विसेज आप लेंगे क्लाउड से वो डिप्लॉय कर रहे हैं। तो अब जैसे ले लें, एक नॉर्थ अमेरिका एक रीजन हो गया, अब नॉ साउथ अमेरिका एक रीजन हो गया, यूरोप एक रीजन, अफ्रीका एक रीजन हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये अलग अलग रीजन्स हो गए। इसमें भी आपको हो सकता है कि इसमें स्मॉल स्मॉल रीजन्स हो विद इन अ कंट्री। बट जो एक्चुअल डेटा सेंटर होता है, उस एक्चुअल डेटा सेंटर को हम लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। अब जैसे यूएस में है कोई अवेलेबिलिटी जोन, तो उसमें कुछ ऐसा होगा, अगर लेट्स सपोज कि वो है कुछ इस तरह से नाम होगा यूएसए, या लाइक इस तरह से US-A, US-B, या ये इनके दो डेटा सेंटर हो गए। फिर इस तरह से कुछ होगा US-C, US-D, इस तरह से होगा। तो ये सब क्या हो गया, अवेलेबिलिटी जोन हो गए। और अ, एक अगर जो A-B में है, मतलब एक तरह से एक का दूसरा बैकअप डेटा सेंटर होता है। ये सब रियल में फिजिकल डेटा सेंटर्स होंगे। और भी हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर ले लें हम लोग यूरोप रीजन में, यूरोप रीजन में हम लोग कुछ ऐसा ले लें कि
EU कुछ ऐसा ले लेते हैं, EU1A, EU1B या EU2A, यूरोप 2B। तो ये सब एक्चुअल में क्या होंगे, एक्चुअल में ये इस रीजन के अंदर में एक फिजिकल डेटा सेंटर होगा जिसका अपना एक सेपरेट सब कुछ होगा। इसके अंदर सारे सर्वर्स होंगे, फिजिकल डिवाइसेस होंगे, इनका अपना रिडंडेंट बैकअप होगा, पावर बैकअप होगा। तो और ये एक दूसरे को बैकअप देंगे, मतलब बैकअप डेटा सेंटर होंगे। अगर इन केस ये एक फेल हो जाता है तो दूसरा सर्विस देने लग जाएगा, दोनों फेल हो जाते हैं तीसरा देने लग जाएगा, ऐसे करके ये सारे इंटरकनेक्टेड एंड तो ये एक अवेलेबिलिटी जोन में मल्टीपल, एक रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जब हम लोग आगे डिप्लॉय करेंगे तो इसमें हम लोग इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो भी मेरा क्लाउड सर्विस हम ले रहे हैं क्लाउड कंपनी से, ये क्लाउड कंपनी है, यहाँ से हम लोग क्लाउड सर्विसेज ले रहे हैं। तो अगर हम लोग तो जैसे घर पे बैठे हैं लैपटॉप लेके या डेस्कटॉप लेके बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, तो ये ऐसे यहाँ से सर्विसेज हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑफिस में बैठे हैं या आप कोई बाहर की सर्विस यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है सर्विसेज को एक्सेस करने का। तो जिसमें सबसे पहला तरीका होता है कि भाई आप में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है क्लाउड कंपनी की, जिसको हाइपरवाइजर एप्लीकेशन भी बोलते हैं हम लोग, या हाइपरवाइजर एक्सेस बोलते हैं। कोई हाइपरवाइजर एक्सेस की एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, वहां से आप डायरेक्ट क्लाउड सर्विसेज से कनेक्टेड हैं और यहाँ पे आप उसको यूज कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा, या तो हम लोग RDP ले लें, रिमोट डेस्कटॉप। अगर कोई विंडोज सर्वर है या विंडोज मशीन है, उसको हम लोग डायरेक्ट उसमें IP या होस्ट नेम जिसका जो भी है उसको डाल के हम लोग रिमोट डेस्कटॉप से इसको एक्सेस कर लेंगे। हम लोग जो एक डेमो लैब बनाएंगे उसमें हम लोग ये चीज देखेंगे कि कैसे एक्सेस करते हैं। या हम लोग SSH के थ्रू एक्सेस करेंगे अगर यूनिक्स से रिलेटेड कोई सर्वर है, लाइनक्स यूनिक्स या जो भी है। अगर विंडोज का होगा तो RDP लेंगे ऑब्वियसली। टेलनेट, टेलनेट पहले यूज होता था, टेलनेट अब इंटरनेट एप्लीकेशन में नहीं यूज होता है ज्यादातर। या हम लोग करेंगे इसमें कंसोल पोर्ट एक्सेस बोलते हैं। कंसोल पोर्ट एक्सेस एक ट्रेडिशनल एक्सेस है जिसमें कंसोल पोर्ट होता है सर्वर का। तो इसमें क्लाउड के टर्म में क्या होगा कि ये सब कंसोल पोर्ट्स हैं, ये एक टर्मिनल सर्वर से कनेक्टेड होगा। तो ये टर्मिनल सर्वर जो होगा इस पे हम लोग मतलब ये होगा क्लाउड पे। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टर्मिनल सर्वर को SSH या टेलनेट कर सकते हैं, और जिस पोर्ट पे भी ये होस्ट होगा कनेक्टेड होगा उस पोर्ट से हम लोग डायरेक्ट सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है एक्सेस करने का। अ, और अगर देखें तो और इसमें हम लोग और क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें HTTP के थ्रू भी एक्सेस होता है ब्राउजर में कोई सर्विस, या HTTPS के थ्रू भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन अपना पूरा हो चुका है। इंट्रोडक्शन जो भी टर्म्स हम लोग आगे यूज करेंगे उसके सारे टर्म्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं पिछले और अभी के वीडियोस में। तो इसी को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये सब टर्म्स यूज करेंगे। और नेक्स्ट एक लेक्चर में कोशिश करूंगा कि एक लैब बिल्ड करके दिखाऊं, एक नॉर्मल सी ऑन AWS। और उस लैब में भी बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि इलास्टिक कंप्यूटिंग क्या होती है और अवेलेबिलिटी जोन्स एंड वहाँ पे राउटिंग कैसे करेंगे एंड तो ये सब एक ओवरव्यू हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इंट्रोडक्शन में सारे टर्म्स क्लियर होंगे आप लोग को। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।